नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर बुधवार सुबह आई भीषण फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई है। हादसे में नेपाल और तिब्बत में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 1,500 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं चीन ने नेपाल के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें चीन की तरफ किसी बांध या भूवैज्ञानिक आपदा के कारण तबाही मचने की बात कही गई थी। नेपाल में चीनी दूतावास ने इन आरोपों को फर्जी खबर बताया है। दूतावास के मुताबिक 26 अगस्त की सुबह नेपाली इलाके में भूकंप या भूकंप जैसी घटना के बाद ग्लेशियर का हिस्सा ढह गया, जिससे भारी मात्रा में बर्फ, कीचड़ और मलबा बहा। चीन ने कहा कि इस आपदा से नेपाल और चीन दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ और कई लोग लापता हैं। दूतावास ने यह भी कहा कि आरोप लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा और सहयोग से ही लोगों की जान बचाई जा सकती है। नेपाल के रसुआ इलाके में आई भीषण अचानक बाढ़ के कारणों का पता लगाने में अब सैटेलाइट तस्वीरें अहम भूमिका निभा रही हैं। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए आपदा का शुरुआती आकलन किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों में 4.9 तीव्रता के भूकंप के बाद सर्क ग्लेशियर का एक हिस्सा ढहने की आशंका है। इसके बाद बर्फ और चट्टानों का मलबा घाटी में नीचे आया और नदी का बहाव कुछ समय के लिए रुक गया। रुकावट टूटने के बाद पानी, कीचड़ और मलबे का तेज सैलाब आया, जिसमें त्रिशूली नदी प्रणाली में अचानक बाढ़ फैल गई। ईरान और ओमान के बीच होर्मुज को लेकर बड़ा समझौता सामने आया है। दोनों देश जलमार्ग के प्रबंधन और इससे होने वाली आय के बंटवारे पर सहमत हो गए हैं। ईरान ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से समुद्री सेवाओं के बदले टोल या टैक्स वसूली का प्रस्ताव मंजूर किया है। समझौते के तहत सैन्य जहाज़ों को गुजरने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों के लिए मार्ग खोलने का अंतिम फैसला अभी बाकी है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका इस समझौते में बाधा डाल रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को ईरान के साथ सहयोग को लेकर चेतावनी दी है। अमेरिकी सीआईए डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ बिना पूर्व सूचना मॉस्को पहुंचे, जिससे उनकी यात्रा को लेकर कई तरह की अटकलें होने लगीं। रूस ने यात्रा की पुष्टि की, लेकिन क्रेमलिन ने इसका कारण नहीं बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे सामान्य और रूटीन यात्रा बताया और कहा कि अमेरिका यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए प्रयास कर रहा है। वहीं रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रेडक्लिफ रूस को नाटो से जुड़े मुद्दों पर चेतावनी देने पहुंचे थे। हालांकि उनकी पुतिन से मुलाकात नहीं हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में शरिया कानून पर रोक लगाने वाले कानून का समर्थन करने की बात कही है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में केवल एक कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए और शरिया कानून की कोई जगह नहीं है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि इसके लिए नया कानून, कार्यकारी आदेश या मौजूदा प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। महंगाई पर ट्रंप ने बढ़ती कीमतों के लिए डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराते हुए दावा किया कि उनके प्रशासन ने कीमतें कम की हैं। 9/11 हमले के कथित मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद का ट्रायल 2028 में होगा। अमेरिकी मिलिट्री जज ने ग्वांतानामो बे में चलने वाले मुकदमे की शुरुआत 5 जून 2028 तय की है। ये अभियोजन पक्ष की जनवरी 2027 की मांग से करीब 18 महीने बाद है। अदालत ने कहा कि सबूतों की स्वीकार्यता समेत कई प्री ट्रायल कानूनी विवादों को सुलझाने के लिए अतिरिक्त समय जरूरी है। मोहम्मद के साथ 3 अन्य आरोपियों पर भी मुकदमा चलेगा। 9/11 हमलों को 2028 में 27 साल हो चुके होंगे, यानी अमेरिका के सबसे बड़े आतंकी हमले के मामले में न्यायिक प्रक्रिया को शुरू होने में करीब 2.5 दशक से ज़्यादा समय लग गया है। आरोपियों को दोषी पाए जाने पर मौत की सज़ा तक हो सकती है, लेकिन मुकदमे की तारीख भी आगे खिसकने की संभावना बनी हुई है। बलूचिस्तान में बढ़ती हिंसा से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी और दूसरे अलगाववादी गुटों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान से ज़्यादा सहयोग मांगा है। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत में बलूच आर्मी के नेटवर्क, सीमा पार आवाजाही और ईरान पाकिस्तान बॉर्डर की सुरक्षा प्रमुख मुद्दे रहे। 2025 में बलूचिस्तान में हिंसा की सैकड़ों घटनाएं दर्ज हुईं और बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। बलूच आर्मी ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाकर अपनी सक्रियता बढ़ाई है।
ग्लोबल न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।